Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 7 science. Today we are going to study chapter 8, that is winds, storms and cyclones. So इस chapter में हमें पढ़ना है winds, storms and cyclones के बारे में. So हम start करते हैं chapter. Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18th October 1999. So उड़ीसा में 1999 में 18 अक्टूबर को एक साइक्लोन आया जिसकी स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स कि जो साइक्लोन था वो 200 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर पा रहा था. द साइक्लोन smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. And उस साइक्लोन से क्या हुआ, क्या इफेक्ट्स थे उसके कि 45,000 हाउस जो थे ना वो स्मैश हो गए थे, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसकी वजह से 7 लाख पीपल जो थे होमलेस हो गए बिकॉज उनका घर जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया. On 29th October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Odisha again. एंड सेम ईयर 1999 में ही अक्टूबर में ही 29 अक्टूबर को फिर से एक साइक्लोन आया जिसकी स्पीड क्या थी 260 किलोमीटर पर आवर. तो विंड स्पीड लास्ट साइक्लोन से इसकी ज़्यादा थी. इट वॉज अकम्पेन्ड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई. एंड इसमें साथ साथ क्या था, विंड स्पीड ज़्यादा थी, साथ साथ वाटर वेव्स भी थी जो कि 9 मीटर हाई थी. Thousands of people lost their lives. एंड इस साइक्लोन का रिजल्ट क्या रहा, बहुत सारे लोगों की लाइफ चली गई, बहुत सारे लोग डेड हो गए. प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड. एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी डिस्ट्रॉय हुई बिकॉज कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो इस साइक्लोन में डिस्ट्रॉय हो गए थे. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. So इस cyclone से और क्या क्या इफेक्ट हुआ, एग्रीकल्चर इफेक्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. कैसे, जो फार्म लैंड्स थे, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स था, वहाँ पर ये साइक्लोन का वाटर आया, और जो हाई वेव्स आए उससे वाटर आ गया वहाँ पर, एंड साइक्लोन से जो डिस्ट्रक्शन हुआ तो वहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी भी उससे लूज हुई. एंड देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, तो रोड्स पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पे इफेक्ट पड़ा. देन कम्युनिकेशन, तो जो कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन्स है उसके वायर्स लगाए जाते हैं या फिर सैटेलाइट्स के थ्रू, ये सारा जो डिस्ट्रक्शन हुआ, तो बहुत कुछ इससे ह्यूमन लाइफ अफेक्ट होती है. बट व्हाट आर साइक्लोन्स, बट ये साइक्लोन्स से इतना इफेक्ट हुआ पर होते क्या है ये, हाउ आर दे फॉर्म, बनते कैसे हैं, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, एंड इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस. सो ये क्वेश्चन जो है कि साइक्लोन क्या है, कैसे बनता है, इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे. We begin with some activities involving air. So हम start किससे कर रहे हैं, कुछ activities जहाँ पर air का involvement है. These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. एंड ये एक्टिविटीज से हमें क्या हो जाएगा, एयर एंड साइक्लोन के बारे में जो कुछ कंसर्न्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. बिफोर वी बिगिन, रिमेंबर दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड. तो एयर के बारे में पढ़ने से पहले या साइक्लोन्स को और डिटेल में पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो मूविंग एयर है ना उसको ही हम विंड बोलते हैं. हमारे सराउंडिंग में जो मूविंग एयर प्रेजेंट है वो क्या है, विंड. सो सबसे फर्स्ट टॉपिक है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. सो आपको अगर ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ से आप एक्सपेरिमेंटली एंड विद दिस थ्योरी आपको समझ आ जाएगा कि एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है. सो एक्टिविटी 8.1, व्हेनेवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हीटिंग बी वेरी केयरफुल. सो किसी भी एक्टिविटी में, हमने इतने सारे चैप्टर्स में पढ़ा, प्रीवियस चैप्टर्स में भी, कि जहाँ पर भी हीटिंग या फिर कुछ कॉशंस दिए हैं ना वो हमें फॉलो करना चाहिए. जैसे यहाँ पर हीटिंग है तो उसको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट हीट करते टाइम. इट इज़ एडवाइज दैट सच एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली. एंड ऐसे जो एक्सपेरिमेंट हैं जहाँ पे फ्लेम के साथ कॉन्टैक्ट है, टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ कॉन्टैक्ट है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो किसी एल्डरली पर्सन के साथ करना चाहिए. और कैरी आउट दीज एक्टिविटीज इन प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, और इन प्रेजेंस ऑफ टीचर करना है. यू नीड टू बॉइल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी. सो इस एक्टिविटी में क्या करना है, वाटर को बॉइल करना है.
टेक अ टिन कैन विथ अ लिड, सो एक टिन कैन जिसके साथ लिड हो, फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर, एंड उसको क्या करना है, उस टिन कैन को हाफ तक वाटर से फिल करना है. हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स, एंड उस कैन को हीट करना है जिसमें वाटर है कैंडल के ऊपर, तब तक हीट करना है जब तक वाटर बॉईल ना हो जाए. लेट द वाटर बॉईल फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर जब वाटर बॉईल हो जाए, ब्लो आउट द कैंडल, सो कैंडल को हटा देना है. इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, एंड जो कैन का लिड है वो टाइटली प्लेस कर देना है. बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, सो हॉट कैन है, आप अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं करोगे तो इट मे बर्न योर हैंड और योर लेग. पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन. उसके बाद क्या करना है, जिस कैन में हॉट वाटर है ना, उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करके एक मेटेलिक वेसल या फिर वॉश बेसिन में रखना. पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, एंड उस कैन के ऊपर फ्रेश वाटर जो लिटिल बिट कोल्ड भी हो वो पोर करना है. What happens to the shape of the can, and ऑब्जर्व करना कि उस कैन के शेप को क्या होता है. Can you guess why the shape of the can get distorted? So आप ये अगर एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि हॉट वाटर कैन के ऊपर जब हमने कोल्ड वाटर डाला ना तो वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है. तो इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है डिस्टॉर्ट होने का. इफ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल. सो अगर टिन कैन अवेलेबल नहीं है तो उसके जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल का. फिल इट विथ हॉट वाटर, उसको क्या करना है, हॉट वाटर से फिल करना है. एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली, सो हॉट वाटर से फिल करके थोड़ी देर उस बॉटल में हॉट वाटर रखना है. देन वाटर रिमूव करके एम्प्टी करना है बॉटल को, और तुरंत ही जितना क्विकली आप कर सको ये बॉटल का जो कैप है वो टाइटली लगा देना है. देन प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, एंड उसके बाद क्या करना है, उस बॉटल को रनिंग वाटर के नीचे रखना है. रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, एंड अपने कुछ एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर करने की बात आ रही है. जैसे व्हेन यू फ्लाई अ काइट डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प. जब आप काइट को फ्लाई कर रहे हो, काइट उड़ा रहे हो, उस टाइम पे क्या है कि विंड आपके जो बैक से आती है वो हेल्प करती है क्या. अगर किसी ने यहाँ पर काइट फ्लाई की हो तो ये ऑब्जर्व किया होगा. इफ यू आर इन अ बोट, इज इट ईजियर टू रो इफ देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू. एंड अगर आप बोट में हो एंड पेडल बोट होती है या फिर बैट जो रो कर रहा है, उस टाइम पे अगर बैक साइड से विंड आती है तो उससे क्या बोट को स्विम करने में ईजी होता है या डिफिकल्ट हो जाता है. डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड. तो बाइसिकल तो सभी चलाते होंगे ना, तो बाइसिकल जब चला रहे हो तो अगर सामने से विंड आती है तो डिफिकल्ट हो जाता है कि अब बाइसिकल चलाना, एंड बैक साइड से आती है तब डिफिकल्ट होता है. You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. एंड यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंसेस है ना उनमें ये भी दिया हुआ है कि बाइसिकल सब चलाते हैं, सो उसका जो टायर्स होते हैं, ट्यूब होती है, उसमें क्या करना पड़ता है, एयर फिल करना पड़ता है जिससे वो टाइट रहे. ऑल्सो यू नो दैट अ बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर मे बस्ट, एंड अगर उसमें बहुत ज़्यादा एयर आ जाती है तो भी वो बस्ट हो जाता है ट्यूब. वॉट इज द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब. सो एयर जो ट्यूब के अंदर है उसका फंक्शन क्या है, मतलब हम एयर ही क्यों फिल कर रहे हैं, वाटर क्यों नहीं फिल कर दे रहे हैं उस टायर के अंदर, ट्यूब के अंदर. वाटर भी तो फिल किया जा सकता है ना. डिस्कस विथ योर फ्रेंड हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप इट इन शेप. सो अपने फ्रेंड से डिस्कस करना ये चीज़ कि बाइसिकल के अंदर जो एयर होती है ना वो कैसे शेप को मेंटेन करती है ट्यूब के. All these experiences show that the air exerts pressure. So ये experiences तो हमने देखे हैं अपने सराउंडिंग में, बट इसका आंसर नहीं पता था. तो उसका आंसर क्या है कि ये जो experiences हैं इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है कि एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है. एग्जाम्पल, जैसे आप अगर ट्यूब है उसमें एयर फिल नहीं करोगे तो साइकिल चलाने में प्रॉब्लम होगी, साइकिल नहीं चलाते बनेगा. एंड दूसरी साइड अगर हम क्या करें, दोनों ही ट्यूब्स में जो साइकिल के क्या करें, प्रॉपरली जितना रिक्वायर्ड एयर है उतना फिल करें, एंड देन जब साइकिल चलाएंगे तो इजीली चल सकता है वो.
It is due to this pressure that the leaves of trees, banners of flags flutter when the wind is blowing. So एयर में एक प्रेशर होता है, एयर में क्या होता है, फोर्स होता है, जिसकी वजह से ही एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि ट्रीज की जो लीव्स होती हैं या फिर फ्लैग्स होते हैं, तो विंड ब्लो करती है उस टाइम पे इनमें मूवमेंट होता है. यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शो दैट द एयर हैज प्रेशर. एंड यहाँ पर हमारे डेली लाइफ के और भी कई सारे एक्सपीरियंसेस ऐड हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अम्ब्रेला जब बहुत ज़्यादा तेज़ विंड होती है तो डिस्टर्ब हो जाता है ना, उसका शेप जो है वो ही चेंज हो जाता है. तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है. अगर प्रेशर नहीं एक्सर्ट करेगी वो, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा. Let us now try to explain why the can or the bottle get distorted. अब हम ये देखते हैं 8.1 एक्टिविटी में कैसे जो बॉटल या फिर कैन का शेप था वो डिस्टॉर्ट हुआ. As water is poured over the can, some steam in the can condenses into water. So कैन के अंदर या फिर बॉटल के अंदर क्या था, वेपर्स थे जो कि क्या थे, हॉट वाटर से जनरेट हुए थे. अभी उसके ऊपर जब कोल्ड वाटर डाला जाएगा तो कोल्ड वाटर से क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी उस कैन के अंदर, कंडेंसेशन की प्रोसेस में वो जो स्टीम फॉर्म हुई थी वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड. सो एयर जो थी ना वेपर्स के फॉर्म में, वो कन्वर्ट किस में होती जा रही है, लिक्विड. तो एयर का अमाउंट कम हो रहा है. The pressure of air inside the can decreases than the pressure exerted by the air from outside the can. So ये यहाँ पर क्या है, एक सेंटेंस ध्यान दो, जो प्रेशर इनसाइड द कैन है वो तो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ, उस पर हमने जब कोल्ड वाटर डाला तो कोल्ड वाटर डालने से कंडेंसेशन की फिनोमिनन हुआ, उसमें जो वेपर्स थे वो वाटर में कन्वर्ट हो गए, तो एयर जो है वो कम हुई. एंड बाहर जो प्रेशर है कैन के या बॉटल के वो ज़्यादा है. अगर हम दोनों प्रेशर का कंपैरिजन करें ना, तो इनसाइड द कैन प्रेशर कम है एंड आउटसाइड द कैन प्रेशर ज़्यादा है. एज अ रिजल्ट द कैन गेट कंप्रेस्ड. इसीलिए जो कैन के अंदर प्रेशर कम होने की वजह से वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है. दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म्स दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. सो इस एक्टिविटी से भी कन्फर्म हो जाता है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. बाकी और दूसरी एक्टिविटीज़ क्या थी, बाइसिकल का ट्यूब है, दैन जब बोट रो करते हैं उस टाइम पे अगर फ्रंट साइड से एयर का प्रेशर आता है तो बोट रो करने में डिफिकल्टी होती है. जो ट्रीज के लीव्स हैं या फिर फ्लैग हैं वो ब्लो क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द विंड एंड एयर प्रेशर. फाइन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम. हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. सो ये टाइटल ही जो दिया हुआ है कि हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, मतलब विंड की स्पीड ज़्यादा है, उस कंडीशन में क्या होगा, एयर प्रेशर कम हो जाएगा. बट हम तो अगर ऑब्जर्व करें, मतलब अगर आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ये कर रहे हो ना कि जब ज़्यादा तेज विंड हो रही है तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो पा रहा है आपके ऊपर, विंड में कई सारी चीज़ें मूव करने लगती है ना, तो हम तो यही ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो रिड्यूस्ड प्रेशर की जगह तो हाई प्रेशर होना चाहिए. नहीं, जब हाई स्पीड होती है ना तो क्या करती है, वो सारे एयर के जो मॉलिक्यूल्स है ना उसको लेके जाती है, जिसकी वजह से वो प्लेस एम्प्टी हो जाती है एंड एयर प्रेशर जो है वो कम होता है. दैट इज वाई ये जो टॉपिक है ऐसा है, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. और डिटेल में इसको हम आगे देखते हैं. एक्टिविटी 8.2, crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. So ये क्या करना है, यहाँ पर एक empty bottle लेना है, उसके माउथ पे एक पेपर का पीस को क्रम्पल करके बॉल बना के उसके माउथ पे रखना है. Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. And क्या करना है, उसको होल्ड करना है बॉटल को एंड उसके माउथ पे ही वो पेपर बॉल रखना है. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. and उस बॉल को ब्लो करो जिससे कि वो बॉटल के अंदर चले जाए. Try the activity with bottles of different sizes. and ये एक्टिविटी को क्या करना है, अलग अलग साइज के बॉटल्स के साथ ट्राई करो. Challenge your friend if they can force the paper ball in by blowing into the bottle. So ये एक चैलेंज भी कर सकते हो कि अपने फ्रेंड को चैलेंज कर दो कि आप ट्राई करो भाई कि बॉल जो है वो बॉटल के अंदर जाना चाहिए. पहेली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये यहाँ पर बात हुई
बीच में पहेली और बूझू के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, वाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। सो पहेली और बूझू ने क्या किया ना, ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखा। बहुत सिंपल है, एम्प्टी बॉटल सब क्या होगी, एक पेपर के पीस से बॉल बनाना है एंड ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करना है, फाइन। तो उन्होंने जब ट्राई किया ना तो उनको क्या लगा कि बॉल जो है वो बहुत डिफिकल्टी हो रही है उसको अंदर जाने में, वो जा ही नहीं रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इन सारी एक्टिविटीज के आंसर अभी ना हमें आगे मिलेंगे। पहले हम एक्टिविटी 8.3 और देखते हैं, ब्लो द बलून्स। तो एक्टिविटी 8.3 में क्या करना है, बलून्स ब्लो करना है। टेक 2 balloons of approximately equal size, put a little water into balloons। तो क्या करना है, 2 बलून्स लेना है इक्वल साइज के एंड उसमें वाटर फिल करना है। ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग। तो दोनों बलून्स को फिर ब्लो कर देना है वाटर फिल करके एंड एक स्ट्रिंग से बांधना है। हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक। उसके बाद क्या करना है, दोनों बलून्स को हैंग कर देना है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रखना है, अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून एंड दोनों बलून्स के बीच का जो स्पेस है ना वहां पर आपको ब्लो करना है, एयर ब्लो करो अपने माउथ से। वॉट डिड यू एक्सपेक्ट। सो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, मतलब ये एक्सपेरिमेंट भी आप घर पे ट्राई करना एंड ऑब्जर्व करना क्या रिजल्ट आ रहा है, कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्या ऑब्जर्वेशन होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। वॉट हैपन्स, ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून टू सी वॉट हैपन्स। तो इसमें और भी अलग अलग तरीके से हम एयर ब्लो करके देख सकते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 8.4, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। सो आप किसी भी चीज को एयर के प्रेशर से ब्लो करके लिफ्ट कर सकते हो क्या। सो होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चाहिए हमको, एक पेपर की स्ट्रिप जिसकी लेंथ हो 20 सेंटीमीटर एंड उसकी विड्थ होगी क्या 3 सेंटीमीटर, बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर एज शोन इन फिगर 8.5। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। क्या करना है, उसको पकड़ना है उस स्ट्रिप को अपने थंब एंड 4 फिंगर के बीच में, जैसा कि आप 8.5 फिगर में देख पा रहे हो। उसके बाद उस पेपर स्ट्रिप को ब्लो करना है, दैट मीन्स कि जो हमारे माउथ में एयर है उसकी हेल्प से उसको ब्लो करना है। पहेली थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप। सो पहेली क्या सोच रही है कि वो स्ट्रिप जो है वो अपवर्ड जाएगी एंड बूझो थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन। एंड बूझो के माइंड में क्या आ रहा है कि नहीं, वो स्ट्रिप तो ब्लो करेंगे जब तो डाउन आएगी। What do you think will happen to the paper? So जैसे बूझो एंड पहेली के माइंड में होता है ना कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, वैसे आपके माइंड में भी होना चाहिए एंड इवन होता भी है हमारे माइंड में। तो इसके आंसर्स भी जब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे, प्रॉपरली आंसर्स नहीं मिलते ना, दैट इज वाई क्वेश्चंस अराइज होना बहुत जरूरी है। Let us try to understand the observation in activities 8.2, 8.3 and 8.4. So अभी जो हमने ये तीनों एक्टिविटीज पढ़ी ना, ऑब्जर्वेशन किया माइंड में या अगर आपने परफॉर्म किया हो, तो यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है। Were the observation along the lines you thought? So आपके जो observations थे वो करेक्ट हैं या नहीं है। Do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure? So ये वाली feeling आई क्या जो हमने starting में पढ़ा था कि जैसी wind speed increase होती है तो pressure जो है वो reduce हो जाता है। तो नहीं आया, तो अभी भी नहीं समझ आया ना, तो 8.2 एक्टिविटी का कंक्लूजन हम देखते हैं। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. So जब आप बॉटल पे ब्लो कर रहे हो एयर, तो उस टाइम पे माउथ से जो एयर जा रही है उसकी स्पीड कहाँ पर ज़्यादा है, बॉटल के माउथ के वहाँ पर ज़्यादा है। This decreases the pressure there. उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हम कैसे पता लगा रहे हैं, मेजर तो कर नहीं रहे। The air pressure inside the bottle is higher than नियर द माउथ। तो जो एयर प्रेशर अंदर है ना बॉटल के, वो क्या है, ज्यादा है एज कंपैरिजन टू द माउथ। ये समझ कैसे आ रहा है, क्योंकि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आप नोटिस करोगे कि जैसे ही आप ब्लो करोगे ना बॉटल के अंदर, तो वो पेपर अंदर तो नहीं जाएगा बट वो बाहर आएगा। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। सो जो बॉटल के अंदर प्रेशर है ना, एयर प्रेशर है, वो क्या करेगा, बॉल को बाहर के डायरेक्शन में भेजेगा। फाइन, इस एक्टिविटी से क्लियर हो रहा है कि जहां पर
एयर की स्पीड हाई हो जाती है उस कंडीशन में प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। हमने बॉटल के एक्सपेरिमेंट से बहुत क्लियर है कि आप जब बॉटल को ब्लो कर रहे हो वहां पर क्या हुआ, प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम कैसे पता चल रहा है हमको, क्योंकि बॉल अंदर नहीं जा रही है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा उसी कंडीशन में क्या होगा ना, बॉल अंदर जाएगी, अदरवाइज बॉल बाहर ही आएगी। फाइन, तो ये स्टेटमेंट हमें क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 8.3 का कंक्लूजन क्या है। इन एक्टिविटी 8.3 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बलून्स दे मूव टुवर्ड ईच अदर। सो हमने एक्टिविटी 8.3 में क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब आप परफॉर्म करोगे तो बलून के बीच से जब उनको ब्लो कर रहे हो ना, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं। हाउ कुड दिस हैपन, सो ये कैसे पॉसिबल है, अगर आप ब्लो कर रहे हो तो दूर दूर जाना चाहिए। This could happen if the pressure of air between the balloons were somehow reduced. So ये सिर्फ किस कंडीशन में होगा, जब बलून्स के बीच में जो एयर प्रेशर था ना वो डिक्रीज हो जाएगा। The pressure outside the balloon would then push them towards each other. तो बलून के जो दूसरे साइड पर प्रेशर था ना वो इंक्रीज है, वो ज्यादा रहेगा, तो वो बलून को दूसरे साइड पर पुश करेगा, जिसकी वजह से दोनों बलून्स क्या हैं, क्लोजर आते हैं। ये भी यहाँ से भी समझ आया हमें कि हमने ब्लो किया जब एयर, तो वहां पर क्या हुआ, एयर की स्पीड ज्यादा हुई, जिसकी वजह से वहां पर प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने का रीजन क्या, जो एयर के पार्टिकल्स थे ना, या फिर वहां पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, तो एयर ब्लो करने से वो वहां से चले जाते हैं, इसीलिए प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। देन इन एक्टिविटी 8.4 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड्स। एंड जब एक पेपर स्ट्रिप माउथ में रख के उसको ब्लो करेंगे तो वो क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एंड ये क्या था ऑब्जर्वेशन, पहेली का। पहेली ने तो यही सोचा था कि वो लिफ्ट अप होगी। अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग एयर ओवर द पेपर रिड्यूस्ड द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। तो पेपर स्ट्रिप के ऊपर डायरेक्शन में अगर हम एयर ब्लो करेंगे तो वहां क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने की वजह से स्ट्रिप जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगी। We see that the increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. So ये तीनों एक्टिविटीज से हमको क्लियर हुआ कि विंड स्पीड जब इंक्रीज होती है तो साथ साथ क्या होता है, उसके एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। Can you imagine what would happen if high-speed winds blew over the roofs of the building? So ये imagine करो कि बहुत ज़्यादा high speed की जो wind है वो बिल्डिंग की roofs के ऊपर चल रही है। If the roofs were weak, they could be lifted and blown away. So अगर roof weak होगा, जैसे टीन के शेड होते हैं, आयरन शेड्स होते हैं, या फिर और भी जो दूसरे वीक रूफ होते हैं शेल्टर्स में, वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई विंड में ब्लो हो जाते हैं। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो ऐसे अगर आपके एक्सपीरियंसेस हैं कि जब बहुत ज़्यादा हाई विंड चल रही है उस टाइम पे क्या है, शेड्स या शेल्टर्स जो हैं वो ब्लो अवे हो जाते हैं, आसमान में उड़ते हुए दिखते हैं, या फिर आपके टेरेस और रूफ पर कोई और लाइट वेटेड ऐसे सामान रखा हुआ हो, प्लेट्स हो, फाइबर शीट्स हो, वो भी कई बार क्या होता है ना, हवा में उड़ जाते हैं। Let us try to understand how winds are produced. तो यहाँ पर अब हम समझते हैं क्या कि winds कैसे प्रोड्यूस होती है। विंड है क्या, मूविंग एयर जो है उसको विंड बोलते हैं। फाइन, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स। तो विंड की वजह से क्या क्या हो रहा है, रेन हो रही है, या फिर कैसे वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, कैसे वो प्रोड्यूस हो रही है, ये सारा कुछ हम पढ़ रहे हैं। You already know that when air moves it is called wind. तो हमने ये पढ़ लिया है, याद होना चाहिए। चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, बट अगर आप ऐसे ही सिर्फ पढ़ के जाने दोगे ना तो रिकॉल नहीं कर पाओगे। दैट इज वाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो उनको बहुत ही केयरफुली हमें सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो मूविंग एयर है, उसको क्या बोलते हैं, विंड। Air moves from the region where the air pressure is high to the region where the air pressure is low. So air कहाँ से कहाँ मूव करती है, हायर एयर प्रेशर वाले एरिया से लोअर एयर प्रेशर वाले एरिया तक। जैसे हमने टेम्परेचर का भी देखा था ना चैप्टर 4 हीट में, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन प्रोसेस में, जहाँ पर टेम्परेचर हाई है वहाँ से लोअर टेम्परेचर एरिया पर वो ट्रांसफर करती है हीट। वैसे ही यहाँ पर एयर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेगी, जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा है उससे
लोअर एयर प्रेशर वाले एरिया पे। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना एयर प्रेशर में, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर के बीच के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि एयर जो है वो कितना फास्ट मूव कर सकती है। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर। बट ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो कैसे क्रिएट हो रहा है, मतलब चैप्टर में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, बट आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ऐसा हो तो रहा है बट कैसे क्रिएट हो रही है ये सारी चीजें। इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी क्या इसमें इन्वॉल्व होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो एक्टिविटी है ना वो हमको समझाएगी कि कैसे हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया तक एयर मूव करती है, कैसे वो क्रिएट हो रही है एंड उसका क्या सिग्निफिकेंस है रेन में। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। सो जब हीट करते हैं तो एयर क्या है, एक्सपैंड हो रही है, मतलब ज्यादा एरिया कवर कर पा रही है, फैल रही है। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। तो इसके लिए क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है एंड बलून को स्ट्रेच करके उस ट्यूब के नेक से कवर करना है। यू कैन यूज अ टेप टू मेक इट टाइट एंड इन केस अगर बलून जो है वो एक ट्यूब के एक साइड पर टाइटली ना हो तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, एडहेसिव टेप। पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर। उसके बाद क्या करो, बीकर में हॉट वाटर लो, इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर एंड देन उसके बाद क्या करना है, बॉइलिंग ट्यूब को बलून के साथ हॉट वाटर में रखना। ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बलून एंड कुछ टाइम के लिए वेट करो कि बलून में कोई शेप चेंज हो रहा है क्या। टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर एंड रिजल्ट ऑब्जर्व करने के बाद उस ट्यूब को निकाल के कूल डाउन होने रख देना है। Take some ice cold water in another beaker and place the tube with the balloon in cold water for 2-3 minutes. उसके बाद उसी ट्यूब में फिर से बलून लगा के उसी के यहाँ रखना है, कोल्ड वाटर में, आइस कोल्ड वाटर में रखना है। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून एंड उस वाली कंडीशन में भी क्या करना है, बलून में जो शेप चेंज हो रहा है वो ऑब्जर्व करना है। Think and try to answer what makes the balloon inflated when the boiling tube is placed in hot water. So यहाँ पर हम आंसर देखते हैं कि ऐसा जो भी हुआ, ऑब्जर्वेशन जो हमने देखे, जब हॉट वाटर में ट्यूब को रखा एंड कोल्ड वाटर में रखा तो बलून्स के साथ क्या थे, अलग अलग ऑब्जर्वेशन आए। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, जब हॉट वाटर में रखा तो बलून इन्फ्लेट हो गया, फूल गया। सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, वाई इज द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर। जब कोल्ड वाटर में रखा तो क्या हुआ, वो डिफ्लेट हुआ, एयर जितनी भी थी उसमें वो रिलीज हो गई। तो ऐसा जो हो रहा है उसका रीजन क्या है। कैन बी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। सो हम ये जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पर ये डिसाइड कर सकते हैं क्या कि एयर जो है वो हीट होने पर एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड कर रही है मतलब कि ज़्यादा जगह कवर कर रही है, दैट इज वाई वो बलून इन्फ्लेट हुआ। Can you now state what happens to the air in the boiling tube when it cools down? So cool down होने पे ऐसा क्या हुआ कि बलून deflate हो गया। The next activity is very interesting. This will make you understand more about hot air. So इस activity में हमने जो hot air पढ़ा ना कि expand हुई and balloon inflate हुआ, और डिटेल में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। Activity 8.6, take 2 paper bags or empty paper cup of the same size, hang the 2 bags in the inverted position on the 2 ends of a metal or wooden stick. So यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं इस एक्टिविटी में, हॉट एयर के बारे में और पढ़ रहे हैं। तो हॉट एयर के में पढ़ने के लिए क्या करना है, 2 पेपर बैग्स या फिर एम्प्टी कप्स को लेना है जिनका साइज सेम हो, और उसे क्या करना है, एक वुडन स्टिक या मेटल रॉड के ऊपर इन्वर्टेड पोजीशन में टाई कर देना है, बांध देना है। टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक, होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एंड उस रॉड पे या फिर जो हमने स्टिक लिया है ना उसमें मिडिल में एक और थ्रेड बांधना है एंड उस थ्रेड से पकड़ना है। एज इन अ बैलेंस, तो जैसे बैलेंस होता है ना 8.7 फिगर में यहाँ पर आप देख रहे हो, ऐसे ही हमें एक स्टिक के ऊपर 2 पेपर कप लगाना है एंड सेंटर में भी थ्रेड लगा देना है।
पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज शोन इन फिगर। उसके बाद क्या करोगे, जो दो आपने पेपर कप इन्वर्टेड पोजीशन में लगाए हैं ना, तो एक कप के नीचे कैंडल ब्लो करना है, कैंडल को जलाना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस एंड देन उसके बाद देखना है कि क्या हो रहा है। वाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो आप ऑब्जर्व करोगे तो जो हमने बनाया था ना बैलेंस, उसका जो पेपर बैग से बैलेंस बनाया था वो डिस्टर्ब हुआ। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट्स दैट वार्म एयर राइजेस अप। सो इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि जो वार्म एयर होती है वो ऊपर डायरेक्शन में जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज वाई ये यहाँ से फिलअप हुआ, एंड जहाँ पर हमने कैंडल नहीं लगाई थी तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। फिर एज द वार्म एयर राइजेस अप इट पुशेस द बैग अबव द कैंडल, एंड जैसे ही वार्म एयर ऊपर राइज करती है उसकी वजह से क्या होगा, कैंडल बैग जो है वो कैंडल से दूर चला जाएगा। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। सो इससे ये समझ आ रहा है कि वार्म एयर जो है वो लाइटर है एंड कोल्ड एयर जो है वो हैवियर है। अगर आप ये वाले बैलेंस को ना देख के हम जो नॉर्मल मेजरिंग बैलेंस होता है ना, वेइंग बैलेंस होता है, उसमें देखें तो इस टाइप का ही कुछ दिखता है। जहाँ ज़्यादा वेट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ज़्यादा वेट है तो ये नीचे दिखेगा, एंड कम वेट वाला जो है वो ऊपर दिखता है। तो यहाँ पर भी क्या है, हॉट एयर आ गई है और ये ऊपर है, दैट मीन्स कि हॉट एयर का वेट क्या है, कम है। एंड यहाँ पर कोल्ड एयर है और ये नीचे, दैट मीन्स कि कोल्ड एयर जो है वो हैवियर है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। वापस से यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी यही सेम चीज़ दी हुई है कि वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, बट ये क्वेश्चन मार्क है। बट हम कंक्लूजन यहाँ से निकाल तो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, ये जो हम अपने सराउंडिंग में भी काफ़ी जगह देखते हैं। इसके और एग्जाम्पल्स भी हैं, वो अभी आपको मैं बताती हूँ। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइजेज अप। सो स्मोक हमेशा ही क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाता है। ऐसा क्यों नहीं है कि अगर हमने किसी बिल्डिंग के थर्ड फोर्थ फ्लोर पे भी स्मोक कुछ बर्न किया है तो उसका स्मोक भी जनरली क्या है, नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही जाएगा। Also, it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space. And air को जब heat करते हैं उस condition में क्या करती है, air expand कर जाती है and ज़्यादा space cover करती है। When the same thing occupy more space, it becomes lighter. एंड जब वही सेम जो हीटेड एयर है, वार्म एयर है, वो मोर स्पेस ऑक्यूपाई तो कर लेती है एंड वो क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है, मतलब उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। एंड इस एक्सपेरिमेंट से भी हमको पता चला है, एंड यहाँ पर अब आंसर आ गया है कि वार्म एयर जो होती है वो कोल्ड एयर से लाइट होती है, लाइट वेटेड होती है। दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप। सो स्मोक के साथ जो एयर है वो क्या है, हॉट एयर है, इसीलिए वो क्या है, ऊपर जाती है, वो लाइटर होती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, जो पैराशूट बलून्स होते हैं उसके अंदर भी काफ़ी सारे आपने देखा होगा ऐसे कुछ फ्लेम जल रहा होता है, या फिर आजकल छोटे छोटे से जो बलून्स हैं, लाइट बलून्स हैं, हम दिवाली पे या फिर कुछ दूसरे फेस्टिवल्स पे ब्लो करते हैं, उसमें भी क्या है, अंदर एक कैंडल होती है एंड कैंडल उसमें हॉट एयर जनरेट करती है जिसकी वजह से वो ऊपर स्काई में जाता है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन वेयर वार्म एयर राइजेज एट अ प्लेस। सो नेचर में भी काफ़ी सारे सिचुएशंस ऐसे देखने मिलती हैं हमको जहाँ पर वार्म एयर जो है वो हायर पोजीशन ले लेती है, मतलब हाइट पे पहुंच जाती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड। एंड ऐसी जगह पर क्या होता है, एयर प्रेशर कम होता है, बिकॉज हॉट एयर है तो वो ऊपर वाली लेयर ले लेती है, एंड नीचे जो क्या है, कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती है, एयर ही नहीं होती है, तो वहाँ पर प्रेशर लो होता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेज इन टू फिल इट्स प्लेस। एंड उसके सराउंडिंग एरिया में जो कोल्ड एयर होती है ना, वो उस एम्प्टी स्पेस को आके फिल करने का कोशिश करती है। दिस सेट अप कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्न इन चैप्टर 4। तो ये वही सेम फिनोमिनन है जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, कि वार्म एयर जो है वो राइज अप कर जाती है, कोल्ड एयर उसका आके प्लेस ले लेती है। फाइन, अब ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो क्या है, विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू
अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। तो विंड करंट कैसे जनरेट होते हैं, अर्थ पे जो अनइवन हीटिंग हो रहा है ना, ऐसा नहीं हो रहा है कि हर एक जगह प्रॉपर हीट हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा हीट है कहीं पर कम हीट है। इवन द लेयर्स, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है ना, उसमें भी जो टेम्परेचर है वो बहुत वेरी करता है। सो दीज सिचुएशंस आर, ये जो इफेक्ट है ना कि अनइवन हीटिंग की वजह से क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो यहाँ पर दी हुए हैं सिचुएशंस। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो जब इक्वेटर एंड पोल्स के बीच में अनइवन हीटिंग होती है, तो इक्वेटर क्या है, जो अर्थ पे सेंटर से एक लाइन पास होती है ना, वो हो जाता है इक्वेटर, एंड पोल्स जो हैं वो टर्मिनल पार्ट जो हैं वो हो गए पोल। You might have learnt in geography that regions close to the equator get maximum heat from the sun. So ये geography में आपने पढ़ा हुआ होगा कि इक्वेटर वाला जो रीजन होता है ना, वहाँ पर मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब होती है। The air in these region get warm, and उस रीजन में एयर क्या होगी, वार्म हो जाएगी। The warm air rises and the cooler air from the regions in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in. So इक्वेटर पे सनलाइट ज़्यादा है, वो ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो वहाँ की एयर कैसी रहेगी, वार्म रहेगी। एयर वार्म रहेगी तो राइज अप कर जाएगी। तो जो दोनों साइड, इक्वेटर के बोथ साइड जो एरियाज है ना, वहाँ से जो कोल्ड एयर है वो आके प्लेस को कवर कर लेती है। These winds blow from the north and the south towards the equator. तो ये जो winds हैं वो इक्वेटर की तरफ तो जाती हैं, पर कहाँ से, नॉर्थ पोल से एंड साउथ पोल से। At the poles the air is colder than that at latitude about 60 डिग्री। सो ये तो बहुत ऑब्वियस है ना कि पोल्स पे जो है एयर वो कूलर रहती है एज कंपेरिजन टू इक्वेटर एंड द latitude about 60 degrees. The warm air at these latitude rise up and the cool wind from the polar region rushes in to take its place. तो वार्म एयर क्या करेगी, ऐसे लैटिट्यूड्स पे ये जो है ना, ये लाइंस हैं, इसके थ्रू लैटिट्यूड शो किए गए हैं, एंड ये जो वर्टिकल्स लाइन रहेंगी यहाँ पे, उनसे क्या शो करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। तो ये ज्योग्राफी में आप और डिटेल में पढ़ते हो। सो वार्म एयर जो प्रेजेंट होती है ना इस लैटिट्यूड्स पे, वो राइज अप कर जाती है, एंड कोल्ड विंड्स जो है पोलर रीजन से वो यहाँ पर आके उसकी प्लेस ले लेते हैं। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड्स एज शोन इन फिगर 8.8। सो फिगर 8.8 में दिया हुआ है ना कि नॉर्थ से एंड साउथ से जो एयर विंड आ रही है, तो वो क्या है, हॉट एयर तो राइज अप हो गई एंड कोल्ड एयर आके उसकी प्लेस ले लेते हैं। आगे जाने से पहले देखते हैं यहाँ पर पहेली का इंटरप्शन। आई वंडर वाई द विंड शोन इन द फिगर आर नॉट इन द एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो नहीं है, नॉर्थ से यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर साउथ वेस्ट हो रहा है, तो डायरेक्शन जो है थोड़ा बहुत तो चेंज है। सो ऐसा क्यों? The winds would have flown in the north-south direction from north to south or from south to north. तो wind का जो flown का direction है ना, वो क्या होना चाहिए, north south direction. That means कि north से south की तरफ जा रहा है and south से north की तरफ. A change in direction is however caused by the rotation of the sun. So इसके direction में कई बार change भी हो जाता है, and वो किस वजह से होता है, अर्थ की rotation की वजह से। सेकेंड इस कंडीशन है क्या, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो हमने अभी पहला क्या पढ़ा, इक्वेटर एंड पोल्स के बीच में जो अनइवन हीटिंग है। अभी हम देखते हैं लैंड और वाटर के बीच में अनइवन हीटिंग। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में। In summers near the equator, the land warm up faster and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the oceans. So क्या है, समर के टाइम पर इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया होता है ना, वहाँ पर लैंड बहुत जल्दी वार्म अप हो जाता है एंड टेम्परेचर इसलिए वहाँ का मोस्टली टाइम ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे लैंड वार्म अप हुआ तो लैंड के ऊपर की जो एयर थी वो राइज अप हो जाती है, एंड जो ओशंस है वहाँ पर, अगर उस एरिया में कोई ओशंस प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है
वो कंपैरेटिवली कम रहेगा, मतलब कि लैंड का टेम्परेचर हायर रहेगा एज कंपैरिजन टू द ओशंस। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस, तो लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ की एयर जो है वो ज़्यादा जल्दी वार्म अप होगी एंड राइज कर जाएगी इन कंट्रास्ट टू ओशंस। This caused the wind to flow from the oceans toward the land, and इसकी वजह से क्या होगा, जो ओशन हॉट एयर जनरेट हुई ना वो ओशन से कहाँ आएगी, लैंड। नो, हॉट एयर जनरेट कहाँ हो रही है, लैंड के ऊपर हो रही है, बिकॉज लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो लैंड से जो हॉट एयर है वो राइज अप होगी, वो ओशंस की तरफ जाएगी एंड ओशंस क्या है, कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर है, तो वहाँ पर जो एयर रहेगी, कूलर एयर, वो जाके लैंड को कवर कर लेती है। These are monsoon winds, एंड इन्हीं विंड्स को हम क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स, जो कि 8.9 फिगर में और डिटेल में दिया होगा। The word monsoon is derived from the Arabic word मौसम which means season। तो ये मानसून वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, अरबिक डिक्शनरी से, जिसका मतलब क्या हुआ, सीजन। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट रिवर्स्ड, सो विंटर्स में क्या होता है ना, विंड फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन, एंड उस कंडीशन में वो कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, लैंड से ओशन तक। फिगर 8.10 में दिया है। तो इसका रीजन क्या होता है, विंटर्स में जो लैंड है ना वो कंपैरेटिवली जल्दी कूल डाउन हो जाता है एंड वाटर जो है उसको कूल होने में टाइम लगता है। तो दिन के टाइम पे जब सनलाइट रहेगी ना तो ओशन के ऊपर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो वो टेम्परेचर राइज अप होगा एंड जो लैंड पे कूलर एयर है, विंड है, वो आके क्या कर लेगी, यहाँ पे लैंड के ऊपर का रीजन पे जो कोल्ड एयर है वो आके ओशन के रीजन जो जहाँ से हॉट एयर राइज अप हुई थी उसको कवर कर लेता है। Bujho is asking, I want to know what these winds do for us. So ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि भाई विंड्स हॉट हो रही है, वो राइज अप करती है, कूलर एयर होती है तो लाइट हैवियर है तो नीचे रहती है। सो इन सब का क्या हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है कि विंड राइज अप हो रही है, विंड एंड प्रेशर का कोई रिलेशन है, विंड किसको हम बोलते हैं, मूविंग एयर को बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ों का क्या रिलेशन है, इनसे क्या होता है। The winds from the oceans carry water and bring rain. It is a part of the water cycle. So बूझो का ये क्वेश्चन, और आप लोगों का अगर ये क्वेश्चन है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या कर रही है विंड हमारे लिए, इतना कुछ हम विंड के बारे में पढ़ तो रहे हैं, पर विंड का इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया कि विंड का इम्पोर्टेंस क्या है, जो वाटर साइकिल है उसे मेंटेन करने में विंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। The monsoon wind carry water and it rains. तो मानसून विंड क्या करती हैं, वाटर को लेकर जाती हैं एंड फिर वही क्लाउड्स जो बन जाते हैं इससे रेन होती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस, तो क्लाउड से क्या है, हैप्पीनेस आती है चारों तरफ। फार्मर्स इन अवर कंट्री डिपेंड्स मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट, एंड फार्मर्स जो हैं वो मोस्टली इरिगेशन पर्पस के लिए किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, रेन पे, एंड इवन हार्वेस्टिंग होती है उसके लिए भी फार्मर्स जो है वो सीजन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन, तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कि क्लाउड एंड रेन से एसोसिएटेड है। Sing and enjoy with your friend if you know such a song, here is one for you. In case अगर आपको इस टाइप के सॉन्ग्स पता हैं तो वो अपने फ्रेंड के साथ गा सकते हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए भी दिया हुआ है सॉन्ग, तो ये सॉन्ग आप लोग देखिए। आगे हम अभी पढ़ते हैं पहले। However, it is not always a happy ending. सो रेन विंड से हो रही है बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही रेन होने के बाद हैप्पी एंडिंग रहे। रेन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स, रेन की वजह से क्या है ना, काफ़ी बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कैसे, सबसे कॉमन क्या हुआ, फ्लड हुआ, बाढ़ जो आ जाती है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है लाइवलीहुड। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम्स भी जो हैं जो एक्सेसिव रेन से आती हैं वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस द कॉज एंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विथ योर टीचर एंड पेरेंट। सो ये जो सिचुएशंस होंगी उसका आंसर क्या हो सकता है, ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके या फिर फैमिली में डिस्कस करके, नहीं तो आप ये मुझसे पूछ सकते हो।
In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disaster and pose threat to human, animal and plant life. तो nature में कुछ situations ऐसी भी आएंगी जिनकी वजह से क्या होता है, डिजास्टर क्रिएट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल फ्लड भी क्या है, एक डिजास्टर है, एंड इसकी वजह से ह्यूमन, एनिमल और प्लांट सभी की लाइफ पे बहुत ज़्यादा जो डेंजर है वो आ जाता है. लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशन, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन. तो ये जो डिजास्टर्स कंडीशन है ना, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दो के बारे में. एक है थंडरस्टॉर्म एंड दूसरा है क्या, साइक्लोन. नेक्स्ट टॉपिक है थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स. सो हम यहाँ पर अब देखते हैं कि थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन क्या है, जो हमारे चैप्टर की हेडिंग में भी था ना, साइक्लोन्स. तो थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली. तो थंडरस्टॉर्म जनरली कहाँ पर होते हैं, जहाँ का क्लाइमेट या वेदर कैसा होगा, हॉट होगा, ह्यूमिड होगा. ह्यूमिड होगा मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो हो गई क्या, ह्यूमिडिटी. देन ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं वहाँ पर थंडरस्टॉर्म का इफेक्ट जो है वो मतलब ज़्यादा इजीली डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. तो टेम्परेचर जो हायर टेम्परेचर होता है ना, उसकी वजह से ऐसे विंड प्रोड्यूस होते हैं जो राइज अप करते हैं, ऊपर डायरेक्शन में जाते हैं. दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड. एंड इसी विंड की वजह से क्या है, वाटर ड्रॉपलेट जो है वो ऊपर जाती है. Where they freeze and fall down again. एंड वहाँ पर जाके क्या हो जाती है, वो फ्रीज हो जाती है. मतलब वार्म विंड्स जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स को ऊपर लेके जाते हैं एंड वहाँ पर जाके वो फ्रीज हो जाती है क्लाउड्स के फॉर्म में. एंड फॉल डाउन अगेन एंड सुटेबल टाइम पे वो गिरते हैं. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड द साउंड. तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल होते हैं ना, बारिश होती है, उसका जो स्विफ्ट एक नॉर्मल कंडीशन में तो बहुत ही स्लोली रेन हो रही है जनरली, उस टाइम पे क्या होता है ना, नीचे से जो एयर है, वार्म एयर है, वो राइज अप करती है, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है एंड साउंड आता है. इन दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म. एंड इसको ही क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म. जबकि जो हॉट एयर है वो क्लाउड से जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ये जो साउंड है वो क्रिएट होता है. यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस. एंड लाइटनिंग के बारे में हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे हम डिटेल में. अभी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं. इफ अ स्टॉर्म इज अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस. सो अगर स्टॉर्म आ रहा है, कोई तूफान आ रहा है, उसमें लाइटनिंग भी हो रही है साथ साथ उस तूफान के टाइम पे, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री. सो आइसोलेटेड ट्री है ना, कि किसी एरिया में सिर्फ एक ही पेड़ है, उसके नीचे जाके आप शेल्टर ले लो, तो ऐसा नहीं करना है. इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री. सो अगर फॉरेस्ट में हो तो एक स्मॉल ट्री, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई ट्री के नीचे नहीं, कोई स्मॉल सा ट्री हो उसके नीचे शेल्टर लेना है. डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. एंड ग्राउंड पे तो बिल्कुल भी नहीं लेटना. Do not take shelter under an umbrella with a metallic end. So किसी umbrella में अगर metallic end है उसका भी shelter नहीं लेना. Do not sit near a window. तो window के पास नहीं बैठते हैं. Open garages, storage sheds, metal sheds are not safe places to take shelter. तो इस टाइप की जो प्लेसेस हैं वहाँ भी शेल्टर नहीं लेना है. रीज़न इनका क्या है ना, कि ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं एंड इसी वजह से ये इफेक्ट करते हैं. अ कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. एंड कार और बस क्या है, शेल्टर लेने के लिए एक सेफ प्लेस है. इफ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग. एंड इन केस अगर आप वाटर में हो तो उस कंडीशन में भी क्या करना है, वाटर से बाहर आके किसी सेफ प्लेस पर, मतलब बिल्डिंग के अंदर वहीं कहीं जाके रहना है. तो ये प्रिकॉशंस हमें कब लेने हैं, जबकि लाइटनिंग हो रही है, बिकॉज लाइटनिंग में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है एंड वो वैसे ही हार्म कर देती है हमारी बॉडी को जैसे नॉर्मल कोई करंट से हार्म होता है. नेक्स्ट इज हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन. तो कैसे एक थंडरस्टॉर्म जो है वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है. You know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state. So
वाटर के लिए क्या रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड है। जब वो एक स्टेट अपनी लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है ना, तो लिक्विड क्या ओशंस एंड सी है, एंड वेपर स्टेट क्या, जब वहाँ से एयर एवेपोरेट होके कंडेंस हो जाती है। दस डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। तो वाटर भी क्या हीट को रिटर्न बैक करता है जब वेपर्स जो है वो फिर से लिक्विड में कंडेंस हो जाते हैं। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। तो इसके सपोर्ट में कोई एक्सपेरिमेंट या फिर कोई एक्सपीरियंस अगर आता है आपको तो शेयर करो, एंड नहीं आता है तो आप अपने फ्रेंड से पूछो कि अगर उसको ऐसा कुछ पता है तो। Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. So cloud formation से पहले क्या होता है, water पहले ही heat को collect कर लेता है atmosphere से and उसको क्या करता है, vapors में convert कर देते हैं. When water vapor changes back to liquid form as raindrop. So water vapor फिर किस में change हो जाता है, liquid में, and raindrops का form ले लेते हैं. दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, एंड उस टाइम पे जो हीट रिलीज है वो कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में. द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड, एंड एटमॉस्फेयर में जो एयर रिलीज हुई है उससे क्या होगा, सराउंडिंग की एयर वार्म हो जाती है. द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर, एंड एयर ही एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसकी वजह से प्रेशर में इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, ड्रॉप होता है. मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, एंड जो ज्यादा से ज्यादा एयर है ना वो कहाँ पर जाती है, स्टॉर्म के सेंटर में जाती है. दिस साइकिल इज रिपीटेड. तो ये साइकिल जो है ना वो रिपीट हो रही है कि वार्म एयर जो है उसने हायर पोजीशन ले लिया एंड जो कूलर एयर है वो वार्म एयर को रिप्लेस कर रही है. द चेन ऑफ इवेंट and with the formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it. So ये जो thunderstorm है and cyclones है ना, तो cyclone क्या है, कैसे बनता है, लो प्रेशर सिस्टम है ना उसके थ्रू जनरेट होता है. लो प्रेशर सिस्टम है एंड सराउंडिंग में क्या है, हाई विंड रोटेट करती है. इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन. सो हम ये जो वेदर कंडीशन है ना इसी वजह से उसको साइक्लोन बोलते हैं. कैसी वेदर कंडीशन, जब एयर जो है वो वार्म अप होकर राइज हो जाती है एंड कूलर एयर उसकी प्लेस लेती है, एंड जब ये टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो यहाँ पर साइक्लोन्स या थंडरस्टॉर्म्स आते हैं. Factors like wind speed, wind direction, temperature and humidity contribute to the development of cyclones. तो कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि विंड स्पीड है, विंड डायरेक्शन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है. तो ये क्या है, डेवलपमेंट को, जो साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है ना उसमें हेल्प करते हैं. अभी यहाँ पर फिगर 8.11 में साइक्लोन का फॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि सेंटर में क्या है, ये एक आई है, यहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो काफ़ी कम रहेगा. एंड ये देखो आप इस डायरेक्शन में विंड जो है वो फ्लो हो रही है, एंड टॉप से क्या है, विंड का आउटफ्लो हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा एयर है वो आउटफ्लो हो जाती है. एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर साइक्लोन मूव कर रहा है दैट मीन्स कि इस डायरेक्शन में जा रहा है. देन हियर आर ऑल्सो एरो दैट इज शोइंग द प्रेशर आउटसाइड द साइक्लोन. फाइन. नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स. तो अभी हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा कि साइक्लोन्स होते क्या हैं. अभी हम देखते हैं कि साइक्लोन से क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है. साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. जो साइक्लोन्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं. चैप्टर की फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा था कि अक्टूबर में जब 18 अक्टूबर 1999 को साइक्लोन आया था तो उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारी लाइव्स गई थी, 7 लाख पीपल का. बहुत सारे हाउसेज जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, स्मैश हो गए थे. तो साइक्लोन के इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं. Strong winds push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away. So जो सी शोर के ऊपर कोल्ड विंड्स होती है ना, उनका भी यहाँ पर एक थोड़ा सा रोल है. कैसे कि जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो कहाँ पर जाएंगी, शोर्स पे जाती हैं, मतलब सी शोर तक आते हैं. एंड ये जो साइक्लोन है ना वो 100 किलोमीटर अवे भी होगा ना, वो क्या करता है, ओशन या फिर जो वाटर बॉडीज है ना उसमें हाई टाइड्स होती हैं वो जनरेट करता है.
These are the best indications of an approaching cyclone and यही कुछ अच्छे indications हैं जिससे कि cyclone को approach किया जा सकता है. The water waves produced by the wind are so helpful that a person cannot overcome them. तो water waves जो produce हो रही ना wind से वो बहुत ज़्यादा powerful होती हैं एंड कोई ह्यूमन या पर्सन तो उसको ओवरकम बहुत ही कम चांसेस में कर पाते हैं. द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर. सो जो लो प्रेशर एरिया होता है ना उसकी वजह से वाटर लिफ्ट अप होता है. द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स. तो जो वाटर राइज कर रहा है ना वो कितना हाइट तक भी जा सकता है, 3 से लेकर 12 मीटर हाइट तक वो जा पाता है. फिगर 8.13 में हम जैसा देख रहे हैं, यहाँ 8.13 में थोड़ा सा ब्लर है बट स्टिल आप ये देखो वाटर जो है वो बहुत हाई तक जाता है. इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल. सो ये कैसे दिखता है अगर हम देखें तो वाटर की एक वॉल बन जाती है, दीवार वैसे दिखता है. मूविंग टुवर्ड्स द शोर एंड कैसे दिखता है कि वाटर की एक वॉल है जो कि सी शोर तक आ रही है. एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज causing severe loss of life and property. इसी वजह से क्या होता है ना सी वाटर जो है वो लो लाइंग एरिया में आ जाता है, कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर, एंड लाइफ का लॉस होता है एंड प्रॉपर्टी का लॉस होता है इसकी वजह से. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड इसकी वजह से क्या होगा ना सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज होगी. एक तो क्या सी का जो सॉल्टी वाटर है वो जाएगा सॉइल में तो उसकी वजह से सैलिनिटी इंक्रीज होगी, सी में जो सॉल्टीनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी. उससे भी क्या होगा प्लांट्स अफेक्ट होंगे साइड बाय साइड, और जो दूसरी डर्ट है या पॉल्यूटेंट्स हैं वो अगर सॉइल में जाएंगे तो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है. इसके अलावा काफ़ी सारे रीजंस और हैं. जो सी का वाटर है उसकी वजह से जो फार्म लैंड्स हैं वहाँ पर जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर लगा हुआ एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो अफेक्ट होती हैं. Continuous heavy rainfall may further worsen the flood situation and इसके साथ साथ अगर क्या हुआ है यहाँ पर सी शोर पर वाटर आ गया, लो लाइंग एरिया में कोस्टल एरियाज जो थे वहाँ पर वाटर फिलअप हो गया, इसके बाद अगर हैवी रेनफॉल भी हो जाए तो उससे कंडीशंस क्या है और बेकार हो जाती हैं. हाई स्पीड विंड्स अकम्पनिंग साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेज एंड जो इसके साथ हाई स्पीड विंड्स जब रहती है ना स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के साथ साथ तो वो क्या कर देते हैं हाउसेस को डैमेज कर देते हैं. टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रीज एक्सेट्रा. तो टेलीफोन के जो कनेक्शन वायर्स के थ्रू लगाए जाते हैं वो कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं. कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब होता है क्योंकि टावर्स लगे हुए होते हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेशन के वायर्स हैं अलग अलग सिटीज़ में. तो जब फ्लड्स आते हैं या फिर साइक्लोन्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. कॉजिंग ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन या फिर लाइफ एनिमल्स का तो लॉस हो ही रहा है, तो लाइफ लॉस होता है एंड ये सारी चीज़ों की वजह से प्रॉपर्टी लॉस भी होता है. यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है. अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो साइक्लोन को है ना अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नेम से जाना जाता है. इट इज कॉल्ड अ हरिकेन इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स. तो अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट्स है वहाँ इसको हरिकेन बोलते हैं. इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड अ टाइफून एंड जापान और फिलीपींस में इसको क्या बोलते हैं टाइफून, एंड बाकी जो दूसरे एरियाज है वहाँ इसको बोल देते हैं साइक्लोन. उसके अलावा एक और क्या होता है टॉर्नेडोज. ये भी क्या एक टाइप का नेचुरल डिजास्टर है. इन अवर कंट्री देर आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट. सो हमारे कंट्री में टॉर्नेडोज ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है बट साइक्लोन्स जो हैं वो फ्रीक्वेंट है. अ टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम स्काई टू द ग्राउंड. तो टॉर्नेडो है क्या, ये एक फनल शेप का क्लाउड है जो कि डार्क कलर का है एंड वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है स्काई से ओरिजिनेट होकर ग्राउंड तक आता है. मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक. सो ज़्यादातर जो टॉर्नेडोज हैं वो वीक रहते हैं. अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर. सो जो वायलेंट टॉर्नेडो है ना उसकी स्पीड कितनी तक हो सकती है 300 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स कि वो 1 आवर में
300 किलोमीटर कवर करा है। अब आप ये चीज़ देखो कि आप किसी कार से जा रहे हो, सो 1 आवर में 300 किलोमीटर कवर करना है, दैट मीन्स कि कितना हाई स्पीड से जाएगी वो कार। तो ये जनरली ऐसा पॉसिबल बहुत कम जगह होता है, बट ट्रेन्स का अगर हम देखें तो ट्रेन्स बहुत हाई स्पीड पे जा रही है, तो आपको सराउंडिंग का कुछ भी दिखता है क्या? नहीं दिखता है। बट वो वैसे अरेंजमेंट से बनाए गए हैं कि हमें ट्रेन के अंदर बैठ के वो जो इतना हाई स्पीड है वो फील नहीं होता है। बट अगर हम खड़े हुए हैं ग्राउंड पे एंड हमारे पास से इतना हाई स्पीड में कोई टॉर्नेडो निकलेगा, तो वहाँ पर हम स्टेबली खड़े भी नहीं रह पाएंगे, वो स्टॉर्म के साथ चले जाएंगे। टॉर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, और टॉर्नेडोज ये भी दिए हुए हैं कि साइक्लोन्स के अंदर भी बन जाते हैं कई बार। सो ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं ना, विंड के इफेक्ट्स हैं, टॉर्नेडोज है, थंडर स्टॉर्म है, साइक्लोन्स है, हरिकेन्स हैं, ये कुछ कुछ इंटर रिलेटेड है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है ना, वो सबसे ज्यादा किससे अफेक्ट होती है? साइक्लोन से। मतलब वहां पर साइक्लोन्स बहुत फ्रीक्वेंट है, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। एंड सबसे ज्यादा कहाँ पर है? ईस्ट कोस्ट है। आपने काफी बार सुना होगा उड़ीसा जो है वो प्रोन है, दैट मीन्स कि वहां पर बहुत कॉमन है साइक्लोन्स आना इन अ ईयर, और 2-3 साल में वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने वाले साइक्लोन्स आते रहते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स। एंड जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट कहाँ जाएगा? ये मुंबई, गुजरात। सो ये वाला जो कोस्ट लाइन एरिया है, यहाँ पर कम साइक्लोन्स आते हैं। एंड कम लेस वल्नरेबल से मतलब ये हो गया कि इंटेंसिटी भी कम होती है इनके अगर साइक्लोन आया है, एंड मोस्टली चांसेस तो क्या होते हैं, साइक्लोन्स बहुत ही कम आते हैं उस एरिया में। एंड इनकेस अगर आ भी जाता है कभी साइक्लोन कोई, तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। तो अभी तो हमने क्या देख लिया, ये विंड की प्रॉपर्टीज की। विंड मूविंग एयर क्या हो गई? विंड है। तो अब अगर कभी विंड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है तो कुछ एक अलग फॉर्म हो जाता है उसका। हॉट एयर एंड कोल्ड एयर जो होती है, या फिर हॉट विंड या कोल्ड विंड है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसका कुछ एक रिजल्ट निकल आता है, एक आउटकम निकल आता है। सो इन सारी चीज़ों से डिस्ट्रक्शन तो होता है, बट स्टिल हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो तो ले ही सकते हैं, क्योंकि बोलते भी ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जैसे हम अपनी हेल्थ के साथ लेते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, तो वैसे ही यहाँ पर हमें ये सारे नेचुरल जो कैलेमिटीज हैं उनसे भी हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए। तो फर्स्ट वन है अ साइक्लोन फॉरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। तो साइक्लोन का अभी तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है ना ये कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट सिस्टम, तो पहले से ही वेदर फोरकास्टिंग में पता चल जाता है कि इस एरिया में साइक्लोन आने वाला है। तो जब ऑलरेडी हमें इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन है साइक्लोन का, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग में अगर जिस भी एरिया में साइक्लोन आ रहा है ना, तो वहाँ जिसको इन्फॉर्मेशन है, तो उसके थ्रू बाकी सब में अवेयरनेस क्रिएट करना कि यहाँ पर साइक्लोन आना है, आप अपने आप को एक सेफ प्लेस पे ले जाओ। सेकेंड वन इज रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन्स, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक। एंड इसकी वार्निंग देना, जो साइक्लोन अगर आने वाला है या कोई दूसरी कैलेमिटी आने वाली है, उसकी जो वार्निंग है वो गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू सभी तक पहुंचाने का, कि पोर्ट्स हैं जो सी पोर्ट होते हैं, फिशरमैन्स होते हैं, शिप्स हैं, एंड जो जनरल पब्लिक है उस कोस्टल एरिया में रहने वाले, सब तक ये वार्निंग पहुंचाना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरिया। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर साइक्लोन बहुत फ्रीक्वेंट है, वहाँ पर ऐसे शेल्टर्स बनाना जो कि लोगों को रहने के लिए हेल्प करें। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। एंड गवर्नमेंट ही ये अरेंजमेंट्स कराए जिससे कि सेफर प्लेस तक पहुंचाने के लिए मूवमेंट जो हो वो ईजी हो। बिकॉज ऐसे अगर आप बाय फुट चल के जाओगे, पैदल चल के जाओगे, तो बहुत टाइम लगेगा, सबके पास व्हीकल्स हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है। दैट इज वाई एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होनी चाहिए जिससे कि मोबिलिटी फास्ट हो। देन एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल।
लोगों को अपने तरफ से मतलब हमें अपने साइड से क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. We should not ignore the warning issued by the meteorological department through TV, radio और newspapers. तो हमें क्या जो वार्निंग इशू की जाती है ना उनको सीरियसली लेना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए. बिकॉज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना वो ऐसे ही नहीं फोरकास्ट कर देता है कि साइक्लोन आने वाला है. बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बचाने के लिए. दैट इज़ वाई वो क्या है फोरकास्ट कर रहे हैं एंड उनकी फोरकास्ट को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. वी शुड और क्या करना चाहिए हमको, मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द इसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू सेफर प्लेसेस. देन उसके बाद क्या करना है कि अरेंजमेंट्स जो होती है ना डेली नेसेसरी अरेंजमेंट्स, जो डेली नीड्स का सामान होता है, इसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स है या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और व्हीकल्स जो होते हैं उनको एक सेफर प्लेस तक मोबिलाइज करना है. देन अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर. सो जहाँ पर वाटर है, फ्लड का वाटर कई बार भर जाता है, थोड़ा बहुत है, तो लोग क्या ट्राई करते हैं कि उसके ऊपर से भी ट्रांसपोर्टेशन या फिर अपने जो बाइक्स या कार्स ट्रक्स होते हैं उसके ऊपर से निकाल लेते हैं. सो अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड में हैव डैमेज द रोड्स. तो फ्लड की वजह से क्या होता है वो रोड जो है डैमेज हो जाता है. इसी वजह से हमें ट्रांसपोर्टेशन या फिर रोड्स को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए रोड्स पे. एंड कीप रेडी द फोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स. एंड ये सारे जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं ना उसकी भी लिस्ट या फिर आप कहीं भी आपके पास होना चाहिए नंबर्स नोट डाउन. Some other precautions if you are staying in a cyclone hit area. So कुछ और precautions आप क्या ले सकते हो आप जब cyclone hit area में हो तो do not drink water that could be contaminated. So वाटर ऐसे कंटेमिनेटेड वाटर नहीं पीना है, पहले से नहीं भी पता होता है कि कंटेमिनेटेड वाटर कौन सा हो सकता है. इसीलिए क्या करना है, ड्रिंकिंग वाटर जो है ना उसको थोड़ा सा स्टोर करना है. ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी. तो इमरजेंसी के लिए जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना सुटेबल, उसको स्टोर करके भी रखना है. डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स. तो जो साइक्लोन आने के बाद पावर लाइन्स गिर जाती हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कुछ इश्यूज हैं तो उस कंडीशन में वेट स्विचेस को भी टच नहीं करना चाहिए. डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर सेक ऑफ फन. एंड घर में रह के बोर हो रहे हैं तो बाहर जाके कुछ क्या फन हो जाएगा, तो सिर्फ इसके लिए घर से बाहर नहीं जाना है. डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स. एंड जो रेस्क्यू फोर्स है उसके सामने अनड्यू डिमांड्स की भाई बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो उसके सामने कुछ तो भी इररिलेवेंट से डिमांड कर रहे हो कि नहीं हमारी ये नीड फुलफिल करो. सो ये सारी चीज़ें नहीं करना है. कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबरहुड एंड फ्रेंड्स. तो अपने नेबर्स को और फ्रेंड्स को कोऑपरेट करना है एंड इनकेस अगर उनको हेल्प की ज़रूरत होती है तो हेल्प करना है इन सारी कंडीशंस में. एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड. तो एडवांस टेक्नोलॉजी तो है ना उससे भी हेल्प मिली है साइक्लोन्स में. दीज डे वी आर बेटर प्रोटेक्टेड. सो हम अभी के टाइम पे क्या है प्रोटेक्टेड हैं. क्यों? इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone. तो लास्ट सेंचुरी का जो टाइम था ना उस टाइम पे क्या था कि लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था कि वो इवैक्यूएट कर पाए खुद को या फिर दूसरे प्लेस पर मोबिलाइज कर पाए. द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट. बट आज के टाइम पे क्या है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं थैंक्स टू सैटेलाइट एंड रडार्स. एंड ये किसकी वजह से हुआ है? सैटेलाइट्स और रडार्स की वजह से. अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म. सो अभी के टाइम पे क्या है ना एटलीस्ट 48 आवर्स पहले तो साइक्लोन अलर्ट आ ही जाता है. एंड अ साइक्लोन वार्निंग इज इशूड 24 आवर्स इन एडवांस. एंड साइक्लोन अलर्ट आ जाता है 48 आवर्स पहले एंड 24 आवर्स पहले क्या हो जाता है साइक्लोन की वार्निंग दे दी जाती है. द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट. एंड जब कोस्ट के नियर बाय होता है ना साइक्लोन तब तो हर घंटे और हर 30 मिनट्स में इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है.
Several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone related disasters. बहुत सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स हैं ना, टॉर्नेडोज हैं, हरिकेन्स हैं, इनसे फाइट करने के लिए तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं कि इस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे या फिर पहले से फॉरकास्टिंग करने का, वार्निंग्स जो है वो देने का, लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट करने का, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो ध्यान रखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सो इस चैप्टर को हम यहाँ पर एंड करते हैं. इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर के एक्सरसाइज. तो चैप्टर में हमने विंड, साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ा. सो विंड की काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कि हॉट एयर जो है वो लाइट हो गई, कोल्ड एयर जो है वो हैवी होता है, तो ये सारी प्रॉपर्टी है. जैसे एक और एयर की प्रॉपर्टी क्या थी कि एयर की स्पीड ज़्यादा होती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है. ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पढ़ी. अब अगर हम चैप्टर अच्छे से सुना है तो हम क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपरली समझ पाएंगे. तो हम देखते हैं इसके एक्सरसाइज पार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज fill the missing word in the blank space in the following statements. तो यहाँ पर कुछ फिलअप्स हैं, कुछ वर्ड्स मिसिंग है स्टेटमेंट में, उन्हें हमें फिल करना है. फर्स्ट वन इज विंड इज ब्लैंक एयर. तो ये बीच में काफ़ी सारी जगह आया. विंड क्या है, मूविंग एयर है. मूविंग एयर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड. स्टैटिक एयर को तो विंड नहीं बोल सकते ना, मूविंग एयर जो होती है उसे बोलते हैं हम विंड. सेकेंड वन इज विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू ब्लैंक हीटिंग ऑन द अर्थ. तो विंड्स कैसे जनरेट होती है, अर्थ पे जब अनइवन हीटिंग होती है ना, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो उस वजह से अनइवन हीटिंग जो है तो विंड्स जनरेट होती है. थर्ड वन इज नियर द अर्थ सरफेस ब्लैंक एयर राइजेस अप वेयर एज ब्लैंक एयर कम डाउन. तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा, राइज अप कौन सी एयर होती है, वार्म एयर राइज अप होती है क्योंकि वो लाइट होती है, एंड कूलर एयर जो है वो नीचे आती है. एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. फाइन, ये भी बहुत सिंपल है. एयर का जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक. अभी सेकेंड क्वेश्चन है, सजेस्ट टू मेथड टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस. तो हमें यहाँ पर दो मेथड्स देखने हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्लेस पे विंड डायरेक्शन का पता कर सकते हैं. एक तो क्या है, सबसे जो एक ऑथेंटिक होता है ना, तो विंड पेन लगाने से, जो हम यहाँ पर अगर फिर से देखें, ये हमने छोड़ दिया था ना, इसको एक बार पढ़ लेते हैं. वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम. तो जो सारे स्टॉर्म्स क्या हैं, लो प्रेशर सिस्टम से जनरेट होते हैं. विंड स्पीड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स. एंड जो स्टॉर्म फॉर्मेशन है उसमें विंड स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट to measure the wind speed. The instrument that measures the wind speed is called anemometer. And wind speed का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जो उसके इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिसका नेम है क्या, एनेमोमीटर, उसकी हेल्प से विंड स्पीड को फाइंड आउट किया जाता है. राइट. एंड यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि ऐसी दो मेथड्स बताने जिससे कि हम विंड का डायरेक्शन का पता कर सके. तो एक एनेमोमीटर है ना, उसमें भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में, एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी हेल्प से विंड का डायरेक्शन तो पता चलता है, साथ साथ विंड की स्पीड भी पता चलती है. और दूसरी दो मेथड्स क्या ले सकते हैं हम कि एक पेपर का पीस लें एंड उसको ऐसे फ्री छोड़ दिया जाए, तो वो जिस भी डायरेक्शन में पेपर का पीस मूव करेगा तो उसी डायरेक्शन में क्या है, विंड मूव कर रही है. एंड सेकेंड वन इज कि जो विंड पेन होते हैं ना, या फिर हमारे फ्लैग्स लगे होते हैं कई बार, तो फ्लैग के डायरेक्शन के बेसिस पर भी हम विंड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट टू एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर अदर देन दोज गिवन इन द टेक्स्ट. सो एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसके एक्सपीरियंसेस हमको इस क्वेश्चन में बताना है. ऐसे बताना जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए थे. सो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं. एक एक्सपीरियंस क्या होगा कि बलून्स या बॉल्स होती हैं वो इन्फ्लेट कब होते हैं, जब उसमें हम एयर फिल करते हैं. एयर फिल कर रहे हैं तो क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं.
सो एयर ने प्रेशर एक्सर्ट किया जिसकी वजह से बलून जो था वो इन्फ्लेट हुआ, एंड अगर वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो बलून क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें तो ब्रेक्स होते हैं, व्हीकल्स में ब्रेक हैं, या फिर ट्रेन्स में जनरली यूज होते हैं कंप्रेस्ड एयर ब्रेक। तो वो भी किस लिए होते हैं, बिकॉज एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है एंड उसी प्रेशर की वजह से ट्रेन में ब्रेक्स अप्लाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वांट टू बाय अ हाउस, वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। सो अगर आपको हाउस लेना है तो आप ऐसा हाउस लेना प्रेफर करोगे जहाँ पर विंडोज तो हैं बट वेंटिलेटर्स नहीं है। तो नहीं अगर करोगे तो उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो ऐसा हाउस तो बिल्कुल नहीं लेंगे जहाँ पर वेंटिलेटर्स नहीं होते हैं। उसका रीज़न क्या है कि घर में ना एयर सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। एयर सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सफोकेशन होगा। दैट मीन्स कि फ्रेश एयर जो है वो रहेगी नहीं। फैन अगर चल रहा है तो वो फ्रेश एयर तो नहीं है ना, फैन तो क्या है, आर्टिफिशियल एयर आ रही है उससे। क्योंकि रीज़न क्या है ना इसका वेंटिलेटर्स का होने का, एक और कि वार्म एयर जो है वो राइज अप होगी एंड वेंटिलेटर्स उसको बाहर पुश कर देंगे, एंड जो फैन से या विंडोज से जो कूल एयर आती है वो रूम को कवर कर लेगी। तो वेंटिलेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड बोर्डिंग्स। तो होर्डिंग्स और बैनर्स जो होते हैं उस पे बीच में होल्स क्यों बना दिए जाते हैं। तो क्या है, होर्डिंग्स और बैनर्स जो जनरली थोड़ा सा बड़ा साइज का अगर है एंड थोड़ा सा हाइट पर लगता है एंड विंड वहाँ से ना फ्री होती है, तो विंड के प्रेशर की वजह से वो फट सकता है, खराब हो सकता है। दैट इज वाई उसमें होल्स कर दिए जाते हैं। होल्स करने से क्या होगा, वहाँ से विंड इजीली पास हो जाती है एंड वो टॉर्न या फ्लटर अवे नहीं होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोच योर विलेज और टाउन। तो आप अपने नेबर्स को कैसे हेल्प कर सकते हो अगर साइक्लोन आपके विलेज या टाउन में आ जाता है। सबसे फर्स्ट इज, आप उनको अवेयर कर सकते हो बता के कि साइक्लोन आने वाला है, वेदर फोरकास्टिंग हुआ है। देन गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वहाँ तक वार्निंग पहुँचा के कि आप यहाँ रह रहे हो इस एरिया में, तो यहाँ पर आपको हेल्प के लिए या रेस्क्यू के लिए किसी को भेजा जाए। देन उसके बाद अपने एरिया में कंस्ट्रक्शन करके, जो साइक्लोन शेल्टर्स होते हैं उसका कंस्ट्रक्शन करके, देन एसेंशियल जो गुड्स है, फर्स्ट एड किट्स होते हैं या इमरजेंसी किट्स हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करा के भी हम अपने नेबर्स को हेल्प कर सकते हैं जिस भी एरिया में साइक्लोन आने वाला है। देन उसके बाद है क्वेश्चन 7th, व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय अ साइक्लोन। एडवांस में ही अगर साइक्लोन आने वाला है या उससे कैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, मैं एडवांस्ड प्लानिंग क्या की जा सकती है। साइक्लोन से डील करने के लिए एडवांस प्लानिंग में क्या होगा कि टीवी एंड रेडियो की हेल्प से वार्निंग का ट्रांसमिशन हो कि पूरे एरिया में जो भी साइक्लोन प्रोन एरिया है या जहाँ भी साइक्लोन का प्रिडिक्शन हुआ है वहाँ पर टीवी एंड रेडियो की हेल्प से, लाउड स्पीकर्स की हेल्प से अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि भाई यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है, वार्निंग दी जाए। देन इवैक्यूएट किया जाए, लोगों को सेफर प्लेसेस तक पहुँचाया जाए। देन इमरजेंसी किट रेडी की जा सकती हैं, और ये यहाँ पर ऐसे डेंजर वाला साइन लगा दो कि सी शोर पर जाना ही नहीं है। तो ये सारे एडवांस्ड रिक्वायरमेंट जो है, एडवांस प्लानिंग है, साइक्लोन के पहले की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली टू बी हिट बाय अ साइक्लोन। यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ प्लेसेस दी हैं, इनमें से सबसे लेस अफेक्टेड या फिर मतलब ऐसी कौन सी प्लेस है जो कि साइक्लोन से अफेक्ट नहीं होगी। फर्स्ट वन इज चेन्नई। चेन्नई हो सकता है, एंड एग्जाम्पल्स हमारे हैं कि हिस्ट्री में अगर आप थोड़ा सा कुछ साल पहले देखो तो चेन्नई में साइक्लोन्स आए हुए हैं। एंड एक और रीज़न क्या है, चेन्नई जो है कोस्टल एरिया में आता है। देन उसके बाद मैंगलोर, तो ये भी कोस्टल एरिया में है, दैट इज़ वाई यहाँ पर भी क्या है, साइक्लोन्स आ सकते हैं। अमृतसर कोस्टल एरिया नहीं है, दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या है, साइक्लोन से अफेक्ट नहीं होगा। देन उसके बाद पुरी है, तो पुरी उड़ीसा, ये भी क्या है, साइक्लोन अफेक्टेड एरिया है ऑलरेडी, एंड यहाँ पर भी साइक्लोन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट है। क्वेश्चन 9th है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट।
इन विंटर द विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू ओशन। तो ये स्टेटमेंट जो है तो करेक्ट कि विंटर्स में जो विंड है वो लैंड से ओशन की तरफ ब्लो होती है, बिकॉज लैंड जो है वो फास्टर कूल डाउन हो जाता है एज कंपैरिजन टू द वाटर, दैट इज वाई वहाँ से ओशन की तरफ विंड ब्लो करती है। सेकेंड वन इज इन समर द विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशन। नहीं, हम चैप्टर में पढ़ा हुआ है एंड इवन हमने 4th चैप्टर में भी पढ़ा है कि लैंड से ओशन की तरफ विंड ब्लो करती है विंटर्स में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सेकेंड तो इनकरेक्ट है। थर्ड वन इज अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो साइक्लोन जो है वो जो जनरेट हो रहा है ना, फॉर्म हो रहा है, वो लो प्रेशर सिस्टम से बनता है, ना कि हाई प्रेशर सिस्टम से। तो ये हो गया इनकरेक्ट। देन फोर्थ वन इज द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन। तो ये फॉल्स है, इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो वल्नरेबल है साइक्लोन से। यहाँ पर साइक्लोन्स काफ़ी सारी जगह बहुत फ्रीक्वेंट हैं। सो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इन केस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में और कोई प्रॉब्लम है लिखने में, आप उसको पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो, और इन बिटवीन चैप्टर अगर कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। राइट, थैंक यू।